हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है डेकेडेंस। डेकेडेंस क्या है? तो डेकेडेंस वाज अ मूवमेंट इन द लेटर 19th सेंचुरी इन फ्रांस। डेकेडेंस 19th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुआ एक मूवमेंट था। इंग्लिश लिटरेचर में आपने कई सारे मूवमेंट पढ़े होंगे, तो डेकेडेंस भी एक तरह का मूवमेंट था जो कि लेटर 19th सेंचुरी में फ्रांस में शुरू हुआ था। इट हेल्ड द व्यू दैट आर्ट इज टोटली अपोज्ड टू नेचर। इसकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि जो आर्ट होती है वो नेचर के बिल्कुल विरोधी यानी कि अपोजिट होती है, इन द सेंस बोथ ऑफ बायोलॉजिकल नेचर और ऑफ द नेचर नेचुरल नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी एंड सेक्सुअल बिहेवियर। या फिर बायोलॉजिकल नेचर के टर्म में कहें या फिर जो नेचुरल नॉर्म्स होते हैं, मतलब मोरालिटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके आधार पर कहें, या फिर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसके आधार पर कहें, कि किसी भी सेंस में देखें जो आर्ट होती है वो नेचर के विरोधी होती है, ऐसा इनका मानना था। जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे या जिनके द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया था, उनका मानना था कि जो आर्ट है वो बिल्कुल ही नेचर के विरोधी है, नेचर के विरुद्ध है, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग आर्ट होनी ही नहीं चाहिए। इन द इंग्लैंड, अगर बात करें इंग्लैंड की, अभी जो ऊपर हमने देखा वो फ्रांस की बात थी क्योंकि ये फ्रांस में शुरू हुआ था। अब हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में ऑस्कर वाइल्ड हो गए, आर्थर सिमन्स हो गए। ये ऐसे राइटर थे जो इस मूवमेंट को यानी कि इस विचारधारा को सपोर्ट करते थे, तो उनको इस जो मूवमेंट है इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा जानने को नहीं है, बस इतना ही है कि ये एक तरह का मूवमेंट था। अगर कभी एग्जाम में आता है कि ये क्या था, तो ये एक तरह का मूवमेंट था जो कि बताता था कि जो आर्ट है वो नेचर के विरोधी है, नेचर के विरुद्ध है। आगे हम अगले की बात करें तो वो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज अ फ्रेज। ये एक फ्रेज है इंट्रोड्यूस बाय टीएस इलियट, जो कि टीएस इलियट के द्वारा अपने एसे में, जो उनका एक एसे था द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया था टीएस इलियट के द्वारा। टीएस इलियट बिलीव्ड दैट मेटाफिजिकल पोएट हैड अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो टीएस इलियट थे उनका ये बिलीव था कि जो मेटाफिजिकल पोएट होते हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते हैं, उनमें एक तरह की सेंसिबिलिटी मतलब ज्यादा होती है। दे कुड फील देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑडर ऑफ रोज। मतलब वो अपनी जो थॉट होती हैं उनको इस तरह से फील करते हैं कि इतनी जल्दी फील कर लेते हैं जैसे गुलाब की खुशबू। जैसे कि खुशबू होती है कहीं पर, अगर कोई खुशबू आ रही होती है तो आप उस आपकी जो नोज है वो उसको एकदम से पकड़ लेती है। तो वो यही कहते थे कि जो मेटाफिजिकल पोएट हैं उनकी जो थॉट्स होती हैं वो एकदम जैसे कोई खुशबू आती है, जैसे गुलाब की खुशबू आती है, सेम उसी तरह से बिल्कुल इमीडिएटली आती हैं। तो इस तरह से उनका मानना था जो मेटाफिजिकल पोएट हैं उनके बारे में। तो इसमें भी कुछ खास ज्यादा जानने को है नहीं, बस इतना ही है कि एक मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में टीएस इलियट की एक दी हुई फ्रेज है। आगे हम बात करते हैं अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है ड्रामा ऑफ आइडियाज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रामा ऑफ आइडियाज की बात करें तो इट इज पाइनरीड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये क्या है? जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। शुरू करने का मतलब कि वो उनको इसका प्रणेता माना जाता है, इनकी शुरुआत उन्होंने ही इसकी की थी। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले। ये क्या होता है? इनकी जो ड्रामा ऑफ आइडिया होता है ये एक टाइप का डिस्कशन प्ले होता है, in which the clash of ideas and hostile ideology reveals the most acute problem of social and personal morality। यानी कि इसमें क्या होता है, जो विचार होते हैं और जो विरोधी विचारधारा होती है उन दोनों के टकराव से समाज की जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो पर्सनल मोरालिटी से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो बाहर निकल कर आती हैं। दिस टाइप ऑफ कॉमेडी इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल कॉमेडी सच एज शेक्सपियर कॉमेडी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये कॉमेडी के रूप में होती है, लेकिन ये जो कॉमेडी होती है वो जो शेक्सपियर की कॉमेडी जिनको हम जानते हैं, जो हमने देखी हैं, उनसे बिल्कुल अलग होती है। दिस ड्रामा इज कंसर्न विद द प्रोपोगेशन ऑफ सम आइडिया। यानी कि ये जो ड्रामा होते हैं किसी विचार को लेकर चलते हैं, यानी कि इसमें किसी विचारधारा के बारे में बताया जाता है। This drama of ideas was born under the influence of Ibsen, Norwegian playwright and theatre director। यानी कि एक नॉर्वेजियन प्लेराइट या फिर थिएटर डायरेक्टर थे जो कि थे इब्सन। उनके इन्फ्लुएंस में इस तरह के जो ड्रामा ऑफ आइडिया था, ये मतलब इसका जन्म माना जाता है, यानी कि उनके प्रभाव में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो कि एक नॉर्वेजियन प्लेराइट थे और थिएटर डायरेक्टर भी थे जिनका नाम था इब्सन।
इन द ड्रामा ऑफ आइडियाज, यानी कि जो ड्रामा ऑफ आइडिया होता है इसमें देयर इज अ लिटिल एक्शन बट डिस्कशन, यानी कि इसमें जो एक्शन होता है वो बहुत कम होता है और डिस्कशन ज्यादा होता है। डिस्कशन का मतलब कि किसी एक ही टॉपिक पर वाद विवाद ज्यादा होता है। वाद विवाद कहने का अर्थ है कि लोग अपने अपने विचार मतलब जाहिर करते हैं कि वो क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या पर्टिकुलर जो कोई चीज है उसके बारे में। द कॉन्फ्लिक्ट विच इज द एसेंस ऑफ ड्रामा इज रीच्ड थ्रू अ अपोजिंग आइडियाज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कि जो राइटर जिस बात को जनता तक पहुंचाना चाहता है, जो उसकी ऑडियंस है उसको जो जनता तक पहुंचाना होता है, वो इन जो उसके कैरेक्टर होते हैं प्ले में उनके विचारों के माध्यम से पहुंचा देता है। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या सोच है, उस सोच को वो अपने जो कैरेक्टर होते हैं उनके जो विचार होते हैं जो वो डिस्कशन करते हैं उसके माध्यम से जो उसके ऑडियंस होती है उस तक पहुंचा देता है। द एम ऑफ ड्रामा ऑफ आइडिया इज एजुकेट पीपल थ्रू एंटरटेनमेंट, यानी कि जो एम होता है ड्रामा ऑफ आइडियाज का वो यही होता है कि वो एंटरटेनमेंट के जरिए जो लोग होते हैं उनको एजुकेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी मूवी भी ऐसी बनती हैं जो हमें कुछ शिक्षा देती हैं, तो बस वही है कि मतलब एंटरटेन भी होता है उसमें और हमें एक मतलब इम्पोर्टेंट सोसाइटी से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी हमें उससे मिल जाता है। यानी कि जो भी डायरेक्टर है वो हमें क्या बताना चाहता है सोसाइटी के बारे में, कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में, वो हमें पता चल जाता है। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे इज अ ग्रेट राइटर ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रामा, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उनके जितने ज्यादातर जो ड्रामा है वो इसी टाइप के हैं, यानी कि वो ग्रेट राइटर थे इस टाइप के ड्रामा के। ही डिस्ट्रॉयड ऑल कंजर्वेटिव आइडियाज एंड स्पीक इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट, यानी कि जो पुराने कंजर्वेटिव आइडियाज चलते आ रहे थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, यानी कि उनको तोड़ा और नए आइडिया लोगों के सामने रखे। गेल्सवर्दी इज अनदर राइटर ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज। इसके अलावा अगर आपने गेल्सवर्दी को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वो भी प्रॉब्लम प्ले मतलब लिखने वाले ज्यादा, मतलब उन्होंने जो सोशल जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो मतलब सोसाइटी में जो भी कुछ उन्हें गलत होता हुआ दिखता है उसके ऊपर उन्होंने काफी सारे प्ले लिखे हैं। तो जो गेल्सवर्दी हैं वो भी इसी तरह के प्ले राइट माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस तरह के कई सारे प्ले लिखे हैं जिसमें समाज की जो बुराइयां हैं उनको विचारों के माध्यम से या किसी स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसकी शुरुआत करी थी, वो ग्रेट राइटर है इस टाइप के ड्रामा के। और अगर गेल्सवर्दी की बात करें तो वो भी इसी टाइप के एक ड्रामा राइटर हैं। इन सच प्लेस द ड्रामेटिस्ट इज कंसर्न विद द आइडिया रेदर देन विद द स्टोरी, यानी कि इसमें जो ड्रामेटिस्ट होता है वो स्टोरी पर कम बात करता है और जो विचार होते हैं उन पर ज्यादा बात करता है। यानी कि जो भी किसी चीज के बारे में या किसी प्रॉब्लम्स के बारे में वो बताना चाह रहा है जो अपनी ऑडियंस है उसको, तो उसके बारे में ज्यादा बात करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो द आर्म्स एंड द मैन, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है, ये इसी तरह का एक प्ले है। इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामा ऑफ आइडिया, हियर वेरी लिटिल हैपेंस एक्सेप्ट डिस्कशन, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम घटनाएं घटित होती हैं लेकिन डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है। द प्लॉट इज बिल्ड अप विद द डायनेमिक एंड अनकन्वेंशनल आइडियाज रिगार्डिंग वॉर एंड लव, जो पूरा ड्रामा है वो वॉर और लव पर बेस्ड है। वॉर और लव पर बेस्ड होने का मतलब है कि जो उसके कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर के जो विचार हैं जो वो आपस में डिस्कशन करते हैं उसके माध्यम से जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं वो ऑडियंस तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वार ज्यादा सही है या फिर जो लव है वो ज्यादा सही है। तो इस तरह का ये प्ले है। अनलाइक द कन्वेंशनल कॉमेडी, यानी कि कन्वेंशनल जो कॉमेडीज होती हैं, जो प्राचीन पारंपरिक कॉमेडीज होती हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर आर इंगेज्ड इन लेंथी डिस्कशन। यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो आपस में बहुत ही लेंथी यानी कि बहुत बड़े बड़े डिस्कशन एक टॉपिक पर करते हैं कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। दस ब्रिंग आउट आइडियाज कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, और उनके जो विचार होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, तभी तो कोई बात निकल के आती है। मतलब अगर दोनों के विचार एक जैसे ही होंगे तो कुछ नया निकल कर नहीं आता। जब दो लोगों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो वो अपना जो विचार होता है, अपनी जो विचारधारा होती है उसको प्रूफ करने की कोशिश करें, नए नए एग्जाम्पल देते हैं या नई-नई चीज़ें बताते हैं तो उससे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो इस तरह से उसमें भी क्या है, मतलब डिस्कशन है बहुत लेंदी-लेंदी, और इस तरह का जो आर्म्स एंड द मैन है वो इसी तरह का एक प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। तो ये तो रहा ड्रामा ऑफ आइडियाज़। अब हम अगले लिटरेरी टर्म की बात करते हैं जो कि है डबल एंट्रेंड। डबल एंट्रेंड की बात करें तो डबल एंट्रेंड इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेज और फिगर ऑफ स्पीच दैट माइट हैव मल्टीपल सेंस, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रेज या कोई भी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके मल्टीपल सेंस हो सकते हैं कि उसके जो मीनिंग है वो कई सारे हो सकते हैं। वो समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ही शब्द के, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा जैसे श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है कि इसमें कोई फ्रेज या फिर फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अलग अलग सेंस हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन और टू डिफरेंट मीनिंग और दैट कुड बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वे, यानी कि उसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, यानी कि उसकी व्याख्याएं हो सकती हैं, उसके दो अलग मीनिंग हो सकते हैं या फिर उसको दो तरीके से समझा जा
सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मैरिज इज अ फाइन इंस्टीट्यूशन बट आई एम नॉट रेडी फॉर एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो ये वर्ड आया है इंस्टीट्यूशन, इसके दो अर्थ हैं। अब दो अर्थ क्या हैं? द वर्ड इंस्टीट्यूशन इज कनेक्शन टू मैरिज। जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो कनेक्शन है वो मैरिज यानी कि शादी से है, बट इसके शादी के ही संबंध में दो कॉन्टेस्ट है, यानी कि दो अर्थ इसके निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट, इट रेफर टू मैरिज एंड इंपोर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी, यानी कि पहला तो वो ये बता रहा है कि जो शादी है वो समाज की एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक जरूरी प्रथा है, यानी कि शादी करना जैसे हम मानते हैं कि जरूरी होता है, तो मैरिज इज अ फाइन इंस्टीट्यूशन यानी कि जरूरी प्रथा है। एक तो ये इससे निकल कर आ रहा है। सेकंड, मैरिज इज समथिंग दैट विल कॉज एन इंडिविजुअल टू गो टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा इसका मीनिंग ये भी निकल रहा है जो अगली लाइन है, बट आई एम नॉट रेडी फॉर एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि शादी करने के बाद किसी इंसान की मेंटली हालत इस तरह से हो जाती है कि उसको पागल खाने जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो मतलब यही है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन शब्द है इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, कि दो मतलब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो वही कि मैरिज क्या है, एक समाज की जरूरी प्रथा है, और दूसरा कि वो अभी मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है शादी की वजह से, यानी कि दोनों ही चीजें जो हैं वो शादी की जो प्रथा है, जो शादी है उसी से जुड़ी हुई हैं। अगला जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है डिस्फेमिज्म। डिस्फेमिज्म की बात करें तो डिस्फेमिज्म होता है, इट इज ओरिजिनल फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डिस। इसका जो ओरिजिनेट है वो क्या है, जो ग्रीक वर्ड है एक डिस, उससे लिया गया है। इसके अलावा एक अगला शब्द है जो कि है फेम, यानी कि एक तो होता है डिस, दूसरा होता है फेम। डिस का जो मीनिंग होता है वो होता है मिस या फिर नन, यानी कि खत्म हो जाना या कुछ नहीं होना। उसके बाद है फेम। फेम का मतलब होता है रेपुटेशन और स्पीच। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जो डिस्फेमिज्म है वो किसी की इंसल्ट करना है, यानी कि उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो प्रसिद्धि है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसको खराब करना है। डिस्फेमिज्म इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ न्यूट्रल और पॉजिटिव वन, यानी कि किसी पॉजिटिव यानी कि किसी अच्छे वक्तव्य की जगह किसी ऐसी फ्रेज का इस्तेमाल करना जो कि क्या हो, निगेटिव हो, डेरोगेटिव यानी कि अपमानजनक हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्फेमिज्म कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड में समझें तो डिस्फेमिज्म इज अ हार्श और ऑफेंसिव वर्ड यूज्ड टू रेफर टू अ सेंसिटिव टॉपिक, यानी किसी सेंसिटिव टॉपिक पर हार्श और जो मतलब बिल्कुल ही ऑफेंसिव वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जो कि एक तरह से किसी जो सामने वाला व्यक्ति है उसके प्रति क्या हो सकते हैं, डेरोगेटिव, कि उसके लिए अपमानजनक हो सकते हैं। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ डिस्फेमिज्म। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि डिस्फेमिज्म के ही एग्जांपल हैं, जैसे कि टीचर्स पेट, ऐसे किसी बच्चे को कहा जाता है। किस बच्चे को कहा जाता है, तो अ डेरोगेटरी टर्म, यानी कि एक अपमानजनक शब्द है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू डिस्क्राइब अ चाइल्ड हु इज इंटेलिजेंट एंड वेल बिहेव्ड इन क्लास, यानी कि एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में अच्छा बिहेव करता है, कंपेयरिंग टू द चाइल्ड टू अ स्पेशल एनिमल केप्ट बाय द टीचर। और मतलब टीचर के द्वारा उसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो ऐसा है, वो इंटेलिजेंट है, वो अच्छा क्या क्लास में बिहेव करता है, तो बाकी लोग उसको क्या कह के बोलते हैं कि ये टीचर का क्या है, पालतू है। तो इस तरह से उसके लिए क्या है, वो एक डिस्फेमिज्म है। इसी तरह से मोप है। मोप मतलब झाड़ू या पोछा से संबंधित है। अ थिक मास ऑफ हेयर व्हिच इज एन इंसल्ट टू समवन्स स्कैल्प, यानी कि कभी-कभी हम किसी के बालों को देखकर या जब उसके बाल ज्यादा रफ होते हैं, ज्यादा वैसे होते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कि कैसे बाल हैं झाड़ू के जैसे। तो इस तरह से ये मतलब बालों के लिए एक डेरोगेटरी शब्द है। उसी तरह से है 6 फीट अंडर। 6 फीट अंडर का अर्थ होता है, ये एक डिस्फेमिज्म है जो कि डेथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी को हम ये नहीं बोलते कि मार दूंगा या कुछ कर दूंगा। आपने कई सारे डायलॉग ऐसे सुने होंगे जिसमें इस तरह का यूज किया जाता है कि 6 फीट अंदर गाड़ दूंगा या कुछ भी। तो ये उस तरह का एक शब्द है जो कि किसी जो मतलब सामने वाला होता है उसकी इंसल्ट करता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा बुरा फील करवाता है। नॉर्मल आप कोई शब्द बोलेंगे तो शायद उससे उतना ज्यादा बुरा फील ना हो, लेकिन ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उससे सामने वाले को और ज्यादा बुरा फील होता है। अब कुछ टाइप्स होते हैं डिस्फेमिज्म के, तो यहाँ पर हम पहले उनको देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप के डिस्फेमिज्म होते हैं। जैसे कि एक है डिस्फेमेटिक एपिथेट। डिस्फेमेटिक एपिथेट क्या होते हैं, तो एनिमल नेम्ड आर यूज्ड लाइक पिग, बिच, रैट, डॉग और स्नेक, यानी कि किसी इंसान के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे कि आपने ओथेलो में देखा होगा, तो ओथेलो में ओथेलो के लिए कई सारे शब्दों का यानी कि कई सारे जानवरों का वहां पर यूज किया गया है। उसी तरह से है होमोसेक्सुअल डिस्फेमिज्म। होमोसेक्सुअल डिस्फेमिज्म में जो टर्म होते हैं, जो कि होमोसेक्सुअल जो पीपल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गे है, फगॉट है और क्वेर, यानी कि दूसरे लोगों के लिए, यानी कि जो इस तरह के नहीं भी हैं उनके लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल जब हम
करते हैं तो वो उनके लिए डेरोगेटरी यानी कि अपमानजनक बन जाते हैं। आगे हम अगले टाइप की बात करें तो अगला टाइप है नेम डिस्फेमिज्म। नेम डिस्फेमिज्म क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन समवन इज कॉल्ड बाय हिज नेम रेदर देन बाय यूजिंग हिज प्रॉपर टाइटल, यानी कि जब हम डायरेक्ट किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं और उसके टाइटल का यूज नहीं करते। यहाँ पर ऐसा है जैसे हाउ आर यू बिल इंस्टीड ऑफ अंकल बिल, यानी कि कोई किसी का अंकल है, अब वो क्या है, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो उसको सामने वाले को बेइज्जत महसूस कराना चाहता है, कि उसकी इंसल्ट करना चाहता है, तो वो उसको चाचा बिल नहीं बोलेगा, यानी कि अंकल बिल नहीं बोलेगा, उसकी जगह डायरेक्ट क्या करेगा, सीधा नाम बोलेगा। कई सारी मूवियों में आपने ये सीन देखा होगा कि पहले मतलब कोई बेटा होता है, अगर वो अपने बाप से गुस्सा होता है कुछ भी, तो वो डायरेक्ट आके उसका नाम लेता है। तो इस तरह से जो नेम डिस्फेमिज्म है वो ये होता है। उसके बाद अगला है नॉन वर्बल डिस्फेमिज्म। नॉन वर्बल डिस्फेमिज्म क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन ऑफेंडिंग समवन विद गेस्चर, यानी कि इसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ गेस्चर से, यानी कि अपने जो हाव भाव होते हैं उन्हीं से किसी जो सामने वाला होता है उसको बेइज्जत फील करा दिया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो है क्रॉस कल्चर डिस्फेमिज्म। क्रॉस कल्चर डिस्फेमिज्म क्या होता है? डिफरेंट स्लैंग टर्म आर यूज्ड एज डिस्फेमेटिक इन वन कल्चर, यानी कि इसमें क्या होता है, दो कल्चर, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे कल्चर में किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी दूसरे कल्चर में उसको उस शब्द को किसी दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि शायद अच्छा ना हो। ऑन द अदर हैंड दे माइट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग इन अदर कल्चर, यानी कि एक कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है और दूसरे कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि फैग है, फैग इज स्लर यूज्ड फॉर गे मैन इन अमेरिकन इंग्लिश, जो अमेरिकन इंग्लिश है यानी कि अमेरिका है वहां पर जो कोई गे मैन होता है उसके लिए फैग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज इन ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में जो ये शब्द है वो एक सिगरेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लो अगर कोई ब्रिटेन में आता है और वहां पर उसके लिए मतलब किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसा बोल दिया तो उसे तो यही फील होगा कि वो उसको क्या बोल रहा है, गे मैन बोल रहा है, लेकिन वो क्या है, एक सिगरेट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो यहाँ पर जो शब्दों के माध्यम से किसी की इंसल्ट की जाती है तो वो जो नेम जो डिस्फेमिज्म है वो कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर एक नोट है, द अपोजिट ऑफ अ डिस्फेमिज्म इज अ यूफेमिज्म। जैसे आपने यूफेमिज्म पढ़ा होगा, जो यूफेमिज्म हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब ई वाले करेंगे, तो एक यूफेमिज्म होता है जिसमें किसी डेरोगेटरी जो टर्म होता है, लेकिन मैंने फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यूफेमिज्म क्या होता है। तो ये बिल्कुल ही डिस्फेमिज्म का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये डिस्फेमिज्म है, इसमें किसी व्यक्ति के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसको ऑफेंसिव लगते हैं, यानी कि उसको बुरे लगते हैं, उसकी उसमें मतलब इंसल्ट हो रही होती है। लेकिन जो यूफेमिज्म है, यहाँ पर जो हार्श शब्द होते हैं, यानी कि जो ऐसे शब्द जो किसी को बुरा फील करा सकते हैं, तो उनकी जगह पर कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको कम बुरा फील हो। यानी कि यहाँ पर एक सॉफ्ट या फिर इनडायरेक्ट वर्ड यूज किया जाता है, रिप्लेस अ मोर हार्श और निगेटिव साउंडिंग वर्ड, यानी कि कोई निगेटिव साउंडिंग वर्ड है या फिर कोई हार्श शब्द है तो उसकी जगह पर एक सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बात करें डेथ की, यानी कि जो डेथ है, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम सीधे ये नहीं बोलते कि वो मर गया, हम क्या बोलते हैं, मतलब पास अवे बोल देते हैं उसकी जगह, या फिर किक द बकेट बोल देते हैं। इसके अलावा ये भी बोल देते हैं कि वो अच्छी जगह पर है, यानी कि इज इन अ बेटर प्लेस, या फिर हम ये भी बोल देते हैं कि नो लॉन्गर विद अस, कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे या हमारे दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह से मतलब किसी के मरने के लिए यानी कि डेथ के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सामने वाले को थोड़े अच्छे लगते हैं। तो ये होता है यूफेमिज्म, और इसका जस्ट जो अपोजिट होता है वो होता है डिस्फेमिज्म। अब हम अगले लिटरेरी टर्म की बात करते हैं जो कि है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया की बात करें तो डिस्टोपिया का जो मीनिंग होता है वो होता है बैड प्लेस, यानी कि बुरा स्थान। अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड, यानी कि एक ऐसा इमेजनरी वर्ड जो कि बिल्कुल अनप्लीजेंट है, यहाँ पे कोई अच्छी चीज है ही नहीं, सब बुरा ही बुरा है। इट इज अ वर्ड इन विच एवरी थिंग इज इम्परफेक्ट एंड एवरीथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग, यानी कि एक ऐसा संसार या ऐसी दुनिया जहां पर सब कुछ क्या है, इम्परफेक्ट है, सब कुछ, यानी कि जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं वो सब कुछ गलत ही हो रहा है, यानी कि कुछ भी अच्छा वहां पर नहीं है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं डिस्टोपिया। डिस्टोपियन लिटरेचर, अब कुछ डिस्टोपियन लिटरेचर भी होती हैं, तो वो हमें क्या शोज करती हैं, शोज अस नाइटमेरिश। नाइटमेरिश का अर्थ होता है कि एक तरह का बुरा स्वप्न, तो एक तरह का ऐसा स्वप्न दिखाती हैं, इमेज अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर यानी कि आने वाले भविष्य में क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। जो डिस्टोपियन लिटरेचर होती हैं वो उस तरह के नाइटमेयर हमको शो करती हैं। यूजुअली द मेन थीम ऑफ डिस्टोपियन वर्क आर रेबेलियन, ऑपरेशन, रेवोल्यूशन, वार,
ओवर पॉपुलेशन एंड डिजास्टर, यानी कि जो भी मेन थीम होती है, जो भी ये डिस्टोपियन वर्क्स होते हैं, उनमें या तो कोई रिबेलियन यानी कि कोई क्रांति होगी, कोई विद्रोह होगा, कोई मतलब ज्यादा जनसंख्या की वजह से जो परेशानियां आएंगी वो हो सकती हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई डिजास्टर हो सकता है, कोई आपदा आ जाती है। तो वो इस तरह की जो डिस्टोपियन नॉवल होते हैं, उनकी ये थीम होती है, क्योंकि यही चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ अच्छा हमको दिखाई नहीं देगा, बल्कि सारी चीजें बुरी ही बुरी होती दिखाई देंगी, तो उसे ही बोलते हैं डिस्टोपिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो जो यूटोपिया है इज अ परफेक्ट वर्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू डिस्टोपिया। जो यूटोपिया है वो एक ऐसा संसार या ऐसी दुनिया होती है जहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता, तो उसे यूटोपिया बोलते हैं। मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं जिस राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं वही। तो यूटोपिया एक ऐसी दुनिया या ऐसा संसार जहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, और जो डिस्टोपिया है वो एक ऐसी दुनिया, ऐसा संसार जहां पर कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।